जय श्री कृष्णा दोस्तों। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक रैंडम वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्रिप्टो के अंदर क्या नैरेटिव्स को हमें फॉलो करना है, कहाँ पे वी शुड कीप एन आई, और एक मैक्रो व्यू देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को एक समझ में आए कि क्रिप्टो में क्या क्या कैटेगरीज हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा जो ड्रोन व्यू होता है, जो ऊपर से हम शॉट्स लेते हैं तो उसमें चीज़ें पता चलती हैं, तो वो आपको मैं ड्रोन व्यू दूंगा क्रिप्टो का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कहाँ पे पोटेंशियल मुझे दिखता है और कहाँ पे मुझे रियल वर्ल्ड यूज़ केस दिखता है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सेक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करेंगे इन कमिंग ईयर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिकॉज आई डोंट मेक एनी मनी आउट ऑफ माई यूट्यूब। इवन मोनेटाइजेशन भी नहीं है, तो इट्स अप टू यू, राइट। लाइक करो, डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 835 बिलियन का मार्केट कैप है। लगातार एक बोरिंग फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ में मार्केट है, जो हर बेयर मार्केट में होता है। एक ऐसा टाइम आता है 2 4 6 महीने का जहाँ पे मार्केट बॉटम बनाने के बाद भी थोड़ा सा जो है लोगों को फ्रस्ट्रेट करके बाहर करता है, और वही फेज़ अभी चल रहा है। बॉटम बना है नहीं बना है, नो बडी इज़ 100% श्योर। हो सकता है बॉटम बन गया, हो सकता है 20-30% का कट बाकी हो, बट हम कहीं ना कहीं डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ 50% भी यहाँ से अगर डाउन साइड जाता है 400-500 बिलियन तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है 3 4 5 ट्रिलियन जाएगा इन नेक्स्ट 2 to 3 years 4 years। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म जिसका भी होराइजन है, जो बिलीव करता है कि टेक्नोलॉजी रियल है और चीज़ों को समझता है, कन्विक्शन है, तो यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बायर्स के फेवर में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, रिस्क जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जितने भी फेक टोकन्स हैं जिनका कोई यूज़ केस नहीं है, ज़्यादातर जो मतलब स्पेकुलेशन के लिए बनाए गए हैं, वो डूब सकते हैं। उसमें 99% टोकन्स जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट ये होता है जब भी इस तरह का बेयर मार्केट आता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखो, जब भी किसी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करते हो, तो ड्यू डिलीजेंस करो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, 2 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी क्रिप्टो परचेस करते हो। देखो, पहली बात ये कि उसका टेक कैसा है, और टेक के साथ साथ एक्टिविटीज़ कितनी हैं, मतलब उस इकोसिस्टम में या उस ब्लॉकचेन पे कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने डेवलपर्स हैं। और ख़ासकर इस टाइम में ये भी देखना ज़रूरी है कि रनवे कितना है, मतलब पैसा उस प्रोजेक्ट के पास है कि नहीं है, कितना टाइम वो सर्वाइव कर सकता है अगर एक लंबा रिसेशन या लंबा हमें विंटर देखने को मिले। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप टोकन में इन्वेस्ट करते हो तो उस टोकन के अंदर वैल्यू अक्रूवल कैसे होगा, मतलब ऐसा क्या होगा कि टोकन का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब किस तरीके से टोकनॉमिक्स डिज़ाइन किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर ये बेयर मार्केट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस तरह का इन्फ्लेशन है, किस तरह की वेस्टिंग है टोकन के अंदर, कितना सप्लाई में है टोकन, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्या टोकन की यूटिलिटी है या नहीं है, क्या ऐसे ही टोकन क्रिएट कर दिया गया है या बस गवर्नेंस टोकन है। देखो, गवर्नेंस टोकन का आई एम नॉट अ बिग फैन। कुछ को छोड़ दे, मतलब जो टॉप शॉट DeFi प्रोजेक्ट्स है, जैसे कर्व है, चाहे यूनिस्वैप है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो खासकर गवर्नेंस जो है वो काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस में, मतलब इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में। तो कुछ को छोड़ दे, आई वुड से 1 आधा% को छोड़ दे, तो गवर्नेंस टोकन मेरे को बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता है, अनलेस कि अगर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। चाहे यूटिलिटी टोकन जो है वो मुझे काफ़ी अपील करता है, जहाँ पे रियल यूटिलिटी है, यानी कि उस टोकन के बिना वो इकोसिस्टम बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि देखो, कोई भी बोल देता है कि आप ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, तो वैल्यू कहाँ से आ रहा है, टोकन क्यों अप्रिशिएट होगा, क्या मैकेनिज़्म है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। कितना वैल्यू कैप्चर कर रहा है और आगे कितना वैल्यू कैप्चर करेगा उसका टेक्नोलॉजी, उसका टेक, बहुत सारी चीज़ें। देखो, ये सब टाइम ओवर द टाइम आप सीखते हो, जब आपका खुद लॉस होता है, खुद चीज़ों को समझते हो। देखो, मैं कितना भी बताऊंगा, यू गाइज, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस कि आप खुद अपने, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। जब तक आप हाथ नहीं डालोगे अंदर कचड़े में, तब तक, जब तक आपके हाथ में, मैं बोलूँगा, कीचड़ नहीं लगेगा, जब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि उसको कैसे साफ़ करना है। तो
मैं अगर आप लोगों को एक मैक्रो व्यू दूं क्रिप्टो के, देखो क्रिप्टो में क्या है, अभी ना बहुत ही अर्ली स्टेज है आई वुड से, अभी भी मुझे लगता है। अब आप इसको आपको कंपेयर करना है क्रिप्टो को, तो आप इंटरनेट से इसको कंपेयर कर सकते हो, डॉट कॉम से कंपेयर कर सकते हो। जब 90s के अंदर, आई थिंक 92 93, जब मतलब उसी टाइम में जब इंटरनेट धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था, तो डायल अप कनेक्शन हुआ करता था, चीज़ें बड़ी स्लो होती थी, एक एक पेज खुलने में 15-20 मिनट का टाइम लगता था, मुझे आज भी याद है। साइबर कैफ़े जाना होता था घर से 8-10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे इंटरनेट होता था, फिर बहुत ही स्लो होता था वहाँ पे। मैंने ईमेल अपना बनाया था याहू पे, और ये सारी चीज़ें होती थी। और इंटरनेट को जो बड़े ट्रेडिशनल फाइनेंस के लोग थे वो कहते थे कि ये जो इंटरनेट है ये बस कुछ जो स्कैमर्स हैं उनके लिए है, जो पॉर्न वीडियोस देखते हैं उनके लिए है, चाहे जो डेटिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, उनके कुछ रियल नहीं है। सिमिलरली आज भी आज वही सिचुएशन क्रिप्टो के साथ है, और मैं बोल रहा हूँ इसको ग्रेजुअली कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म भी हो रही है, मतलब क्रिप्टो एडॉप्शन के फेज़ में जा रहा है। इथेरियम आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा लेयर 1 है आफ्टर बिटकॉइन। बिटकॉइन तो स्टोर ऑफ वैल्यू हो चुका है, एक कमोडिटी की तरह लोग ट्रीट करते हैं, और एक मैं बोलूँगा वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए बिटकॉइन को ट्रीट किया जाता है। हालांकि इसका पर्पस जो था वो था करेंसी का, जो कि अभी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हालांकि माइक्रो पेमेंट्स और इस तरह के इस पे भी सोल्यूशंस आ रहे हैं बीटीसी पे, आई थिंक लाइटनिंग का, तो वो देखना है। बाकी वो वाला यूज़ केस तो नहीं है, बट हाँ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि देखो लिमिटेड सप्लाई और एडॉप्शन मिल गया है इसको, देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। बात करें इथेरियम, तो इथेरियम उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ऐप्स हैं वो इथेरियम पे है, बट प्रॉब्लम वही देखो स्केलिंग का है, स्लोनेस का है, और गैस फीस का। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, काम चल रहा है, स्केलिंग सोल्यूशंस आ रहे हैं, अलग अलग रोल अप्स आ रहे हैं, शार्डिंग की भी बातें हो रही हैं। तो वही डायल अप कनेक्शन का भी टाइम है, डायल अप से फिर ब्रॉडबैंड की तरफ जाना, फिर ब्रॉडबैंड से आप बोलोगे फाइबर पे जाना, फिर 5G पे जाना। तो ये फेजेज़ हैं, ये सारे फेजेज़ में भी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान, देखो एक मैक्रो व्यू एक होना ज़रूरी है कि किस इंडस्ट्री में आप काम करो, इसका क्या फ्यूचर है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और आज भी देखो यहाँ जैसे इंटरनेट के शुरुआती दौर में लोग कहते थे, और होता भी था, देखो पॉर्न ज़्यादा लोग देखते थे, चैटिंग याहू रूम्स होता था, उसमें हम लोग चैटिंग करते थे, डेटिंग होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वैसा ही क्रिप्टो में देखो आज स्कैमिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा MLM स्कीम्स जो है वो लॉन्च हो जाती है। देखो FTX हो चाहे लूना हो, वो तो नोन था, मतलब सबको पता है कि यार एक बड़ा प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। लेकिन इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लोगों को पता भी नहीं, स्कैम करके जा चुके हैं। तो स्कैमिंग का ये अड्डा बन चुका है। अभी कोई भी नई चीज़ आती है तो वैसा ही होता है। तो बस एक मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि आप रियल चीज़ों की तरफ जाओ क्रिप्टो में, और रियल यूज़ केस वाले टोकन को आप देखो। ये देखो कुछ नैरेटिव्स में मैं बात करूँगा क्विकली। देखो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो मुझे आज भी रियल लगता है, डिस्पाइट ऑफ मेनी एक्सप्लॉइट्स। बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स हुए थे डीफाई के अंदर, ज़्यादातर देखो ब्रिज में हुआ है, और जो मेन डीफाई है, जो रियल ओरिजिनल डीफाई है, ओजीज हैं, उनमें मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा हैक्स हमें देखने को नहीं मिला, और आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। देखो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हुआ है, जो कंटेजियन इफेक्ट आया, वो सेंट्रलाइज फाइनेंस में है, चाहे वो वॉयजर हो, चाहे सेल्सियस हो, ब्लॉकफाई हो, और एक्सचेंज जैसे वॉल्ड हो। तो ये सेंट्रलाइज फाइनेंस जो मैनेज नहीं कर पाए, पैसे लोगों का पैसा लेवरेज कर गए, लोगों के पैसों को यूज़ कर लिया कहीं और, उस पर लोन ले लिया। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो चीज़ें वो सेंट्रलाइज फाइनेंस का डीफाई, आज भी आप आवे को देख लो, कंपाउंड मेकर, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज भी चल रहे हैं, और लोग वहाँ पे ऑन चेन आप देख सकते हो सारी चीज़ें, मतलब कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई जो सेंट्रलाइज फाइनेंस। हाँ एक्सप्लॉयट्स हुए हैं ब्रिज, जहाँ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी वीक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपर्स थे और जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें देखो प्रॉब्लम हुई है, आई वुड नॉट से कि नहीं हुई है। बट जो डीफाई है वो रियल है, और आप डीफाई जैसे हम ट्रेडिशनल बैंकिंग है, फाइनेंस है, तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट है वर्ल्ड वाइड। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, और मुझे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर डीफाई कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस आ रहे हैं जहाँ पे रियल वर्ल्ड एसेट्स को हम कोलेटरलाइज कर सकते हैं। इस पे भी काम चल रहा है, मैंने कई प्रोजेक्ट जैसे मेकर और सेंट्रीफ्यूज का कुछ पार्टनरशिप था, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटरप्राइज हैं, वो भी आ रहे हैं। तो डीफाई को आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते, डीफाई पे नज़र रखना इन कमिंग ईयर्स। और देखो वैल्यू अक्रूवल जो मैंने सबसे पहले बोला था वो ज़रूरी है, रियल यील्ड जिनके साथ, जैसे GMX ने ये ट्रेंड शुरू किया जहाँ पे जो अर्निंग, उसने ऐसा टोकनॉमिक्स डिज़ाइन किया कि जो भी LP देंगे उस प्लेटफॉर्म पे,
उनको एक मोटा पैसा जाएगा जो भी अर्निंग होगा, प्लस जो GMX स्टेक करेंगे उनको भी APR मिलेगा इन फॉर्म ऑफ लॉक्ड GMX जो वेस्ट होगा आई थिंक 1-2 साल। तो बड़ा अच्छा टोकनॉमिक्स डिज़ाइन किया और उसका फ़ायदा भी मिला GMX को, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड जो है अब मेरे को लग रहा है और भी जो OGs DeFi हैं, चाहे वो परपेचुअल है, DeFi नहीं मैं डेरिवेटिव बोलूँगा। देखो जब मैं बोल रहा हूँ DeFi तो DeFi एक ना बहुत बड़ा बास्केट है, इसके अंदर आपका स्पॉट डेक्स भी है, लेंडिंग बोरोइंग भी है, अपना स्टेबल कॉइन डिसेंट्रलाइज भी है, अपना डेरिवेटिव भी है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग इसमें बास्केट है। आपको उसको रिसर्च करना है और जहाँ पे टोकनॉमिक्स अच्छा है, जहाँ पे एडॉप्शन है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉल्यूम अच्छा खासा है, वहाँ पे एक अच्छा मल्टीप्लायर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेरिवेटिव्स हैं, मेरा देखो मेन फेवरेट अभी डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है, कमाई भी ज़्यादा होती है, तो डेरिवेटिव्स भी। और स्पॉट डेक्स में देखो अभी यूनिस्वैप मेरे को किंग लगता है, और देखो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो पैनकेक है वो देखो है तो अच्छा, वॉल्यूम भी है, मेरे को दिख भी रहा है, बट मेरे को समहाउ ट्रस्ट नहीं होता बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, क्योंकि ना बहुत सेंट्रलाइज है और एक ही कंपनी ऑपरेट कर रही है। कल को अगर बाइनेंस फेल हो जाता है, अगर इसके ऊपर केसेस भी हुए हैं CZ पे, कुछ ऐसा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेरे को पैनकेक ठीक तो लगता है बट हिम्मत नहीं होती कि लेने की, और मेरे को इतना मतलब ट्रस्ट नहीं आता। तो यूनिस्वैप है और भी है, देखो कॉस्मोस को भी मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ा रिसर्च करो, ऑस्मोसिस उसके ऊपर है, चाहे आप 1 इंच ले लो, एक बहुत अच्छा एग्रीगेटर है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो देखो उनका अलग अलग आपको जाकर टोकनॉमिक्स देखना होगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और डेरिवेटिव में देखो DYDX मेरे को लग रहा है आज भी किंग है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ट्रेडिंग फीस। मैं आपको अगर क्विकली दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो इथीरियम के बाद एक NFT प्लेटफॉर्म ओपन से, उसके बाद यूनिस्वैप है, यानी कि डेक्सेस में कहीं ना कहीं बहुत पैसा आ रहा है। 800 मिलियन के आसपास का फीस जो है यूनिस्वैप ने जनरेट किया है। टॉप 10 में आप देखोगे तो DYDX भी है, और आज तक का जो अर्निंग इसका मतलब फीस जो जनरेट किया वो 400 मिलियन के आसपास किया है DYDX ने। तो DYDX डेरिवेटिव का तो लीडर है। बाकी देखो टोकनॉमिक्स अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, DYDX का बहुत ज़्यादा भी वेस्टिंग होनी है, तो DYDX पे आप नज़र रख सकते हो। देखो मैंने पहले भी लिया था और थोड़ा लॉस में, इसको अच्छा खासा लॉस में मैंने इसको बेचा है, 50-60% से ज़्यादा लॉस में। हालांकि इसका आप देखोगे सप्लाई 1 बिलियन और अभी 14% का ही सप्लाई जो है वेस्ट हुआ है, तो इसको आप नज़र पे ध्यान पे रखो, बहुत बड़ा एक अनलॉक भी आना है। तो ये अगर आता है 500 मिलियन के आसपास का इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप विच इज़ 50 सेंट, तो फिर वहाँ से एक मेरे को लग रहा है 20-30x का हम देख सकते हैं। 5-10 बिलियन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखो इसका फुली डाइल्यूटेड जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी ऊपर गया था। अगर मैं देखूँ इसका ऑल टाइम हाई तो 28 बिलियन का गया था। अगर मैं यूनिस्वैप की बात करूँ, यूनिस्वैप अभी भी मुझे काफ़ी अपीलिंग लगता है। अगर कोई मिड कैप में जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और एक अच्छा मल्टीप्लायर मतलब 10x का चाहिए, तो मुझे लग रहा है यूनिस्वैप भी एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। और इसका मैं अगर देखूँ फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप तो ये $45 के आसपास गया था, और ये मैक्स सप्लाई यानी कि 50 बिलियन यूनिस्वैप गया था हाई पे। यानी कि देखो अभी भी मुझे लगता है कि जो एक्सचेंज का सेगमेंट है, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे स्पॉट हो, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर होना है, और कुछ ऐसे 2-4-10 प्रोजेक्ट्स होंगे जो बहुत बड़ा वैल्यू कैप्चर करेंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में मैं देख रहा था डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वो 12 ट्रिलियन का है एसेट, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो डेरिवेटिव का एक बड़ा एक्सचेंज है CME ग्रुप, उसका पीक पे 100 बिलियन से ऊपर का मार्केट कैप गया था। और अभी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करो तो BNB हो चाहे कॉइनबेस का स्टॉक है, वो भी 100 बिलियन के आसपास गया था। तो मुझे लग रहा है DeFi के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो मोर देन 20 बिलियन का मार्केट कैप लेके जाएंगे, 20, 30, 40, 50, इवन 100 बिलियन। और 100 बिलियन के कंटेंडर में देखो अभी कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे को लगता है यूनिस्वैप अगर मैं देखूँ डेक्स सेगमेंट में और डेरिवेटिव में DYDX जो है 20-30 बिलियन जा सकता है, यानी कि $20 से $25 तो जा सकता है DYDX भी, डिस्पाइट ऑफ दी टोकन वेस्टिंग। अगर आप लेकिन शॉर्ट टर्म में पेन है DYDX में, तो DYDX की एंट्री ये सही नहीं है। बाकी एक और जेम है परपेचुअल, जो कि रियल यील्ड अब शेयर कर रहा है। परपेचुअल भी मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा प्ले है, हालांकि एक स्मॉल कैप है तो थोड़ा रिस्क रहेगा, बट मेरे को लग रहा है ये भी एक मतलब मेरे को लग रहा है कि जा सकता है ऊपर, मतलब 3-4-5 बिलियन का फुली, 10 बिलियन भी जा सकता है। अगर देखो बहुत हाई पाया तो 5 बिलियन भी जा सकता है। तो
5 बिलियन का मार्केट कैप आई एम सेइंग। तो देखो इस सेगमेंट को मैं नहीं करो, आप DYDX ले लो, आप चाहे परपेचुअल ले लो, चाहे GMX ले लो, देखो आपको खुद रिसर्च करना। मैं आपको एक सेक्टर बता रहा हूँ कि ये सेक्टर में वैल्यू बहुत आना है, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बास्केट है, और जितने लोग ट्रेड करेंगे, चाहे वो बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो, ऊपर जाए नीचे जाए, देखो लोगों को ट्रेड करना है, लेवरेज करना है, मार्जिन लेना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन फ्यूचर, ये सब लोग जो करते हैं उससे एक बड़ा अच्छा खासा फीस जनरेट होता है। और जो फ़ी है, अगर कंपनी फ़ी जनरेट करती है और अर्निंग रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। और अगर रियल यील्ड जो वो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उससे और वैल्यू अक्रू होगा टोकन के अंदर, और लोग ज़्यादा टोकन बाई करेंगे, जो GMX के केस में हुआ। DYDX ने भी अनाउंस किया कि वो भी रियल यील्ड लेके आने वाला है। ये वीडियो गाइस थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अब बात करते हैं, देखो DeFi के अंदर आप रियल यील्ड वालों को देख सकते हो, या जहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, जहाँ बहुत ज़्यादा फीस जनरेट हो रहा है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे आवे है, चाहे यूनिस्वॉप है, मैं ईथर पे बात करूँ तो उसके बाद DYDX है, अभी कॉस्मोस चेन पे आ रहा है, परपेचुअल है, GMX है, ऑप्शंस में भी कई है, रिबन फाइनेंस है, तो बहुत ज़्यादा है। इसमें आप फिल्टर आउट करो और जो बेस्ट हो उसमें आप जा सकते हो। पर्सनली मेरे को अगर आप स्पॉट पूछोगे तो मैं यूनी को लाइक करता हूँ, और 1 इंच भी मेरे को अच्छा लगता है, हालांकि 1 इंच का भी बहुत सारा अनलॉक होना है। अब अगर डेरिवेटिव्स में मेरे से पूछोगे तो DYDX मेरा फेवरेट है, और प्लस परपेचुअल में ले चुका हूँ। DYDX 50-60 सेंट पे अगर आता है तो ज़रूर थोड़ा सा मैं बाई करूँगा। तो ये देखो मैं बहुत ज़्यादा ओवर डिवर्सिफाई करने के हक में हमेशा नहीं रहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना मज़ा नहीं आता। अगर आप बहुत ज़्यादा आधा 1% बहुत ज़्यादा टोकन में लगाओगे तो अगर 10 गुना भी होगा तब भी मज़ा नहीं आता, और बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिलता। तो अगर मैं डेक्स की बात करूँ तो 2 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ, 1-2 स्पॉट और 1-2 डेरिवेटिव। बात करते हैं Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर और Web3 एप्लीकेशंस जो रियल वर्ल्ड यूज़ केस लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है इन दी कमिंग ईयर्स। मैं अगले साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले साइकिल में भी तो होगा ही, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में जब ये इंडस्ट्री जो एक स्टेबल हो जाएगी, जब एक जैसे स्टॉक मार्केट है कैसे स्टेबल होगा, जब इंडस्ट्री स्टेबल हो जाएगी, और उस टाइम जो Web3 एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं एक सर्वाइव कर जाएंगे और अच्छा खासा यूज़ केस लेके आएंगे, वो उनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर होगा। जैसे आज हम बात करते हैं इंटरनेट में एप्लीकेशंस के, चाहे वो सोशल मीडिया में ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे टिकटॉक हो, जो कंपनीज़ हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक वैल्यू कैप्चर किया है। तो शुरुआती दिनों में एक बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर, बहुत ज़्यादा एक्सेस देखने को मिलता है। मतलब शुरू के टाइम में 10, 20, 50, 100, 200 गुना, 500 गुना, इवन 1000 गुना का भी रिटर्न देखने को मिलता है। बट एक ऐसा टाइम आता है जब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, और फिर 5, 10, 20, 50% के आसपास वो, मतलब जैसे आप इन सब, मैं रियल वर्ल्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, चाहे आप फूड डिलीवरी ऐप्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हेल्थ केयर में ऐप्स हो, जैसे प्रैक्टो है, चाहे इस तरह के इंडिया की मैं बात करूँ, और देखो बहुत बड़े इसमें जायंट्स भी हैं, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, चाहे आप ओला, उबर, ये सब देखो Web2 जो इंटरनेट है उसके ऊपर इन्होंने ऐप डेवलप किया। तो ऐसे ही जो Web3 है ऐप्स, मैं पहले देखो टॉप लेयर की बात करूँ विच इज़ योर ऐप्स, और एक है बेस लेयर Web3 का। तो इन दोनों को देखना है। देखो बेस लेयर अभी मेरे को लग रहा है कि बेस लेयर में ज़्यादा वैल्यू कैप्चर होगा, और कोई ऐसा ऐप आ जाए जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाए, जैसे फेसबुक हो गया, तो उन ऐप्स पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मैं बुलिश हूँ फ़िलहाल के लिए, और ऐप्स पे भी मेरी नज़र है, कुछ ऐप्स को भी मैंने आप लोगों को बताया है, Web3 ऐप्स को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कोर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू बिल्ड Web3 इकोनॉमी, टू बिल्ड Web3 एप्लीकेशंस, उन पे आप नज़र रख सकते हो। चाहे वो फाइलकॉइन है, चाहे AKT है, चाहे आपका रेंडर है, चाहे आरवीव है, चाहे हीलियम है जो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट बना रहा है, और अभी एक हाइव मैपर के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि एक Web3 है, रियल वर्ल्ड यूज़ केस का, जो मैपिंग टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को क्विकली दिखाऊं कुछ Web3 कॉइन्स, यहाँ पे मैं देख रहा था, ये देखो आप, तो ये कुछ सेगमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं, कुछ ऐप्स भी है, जैसे थीटा है। थीटा एक Web3 एप्लीकेशन है वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर, और आप देख सकते हो। अब बेसिक अटेंशन वगैरह ब्राउज़र है, हीलियम है, आप ENS देख सकते हो। अगेन माय फेवरेट ENS मेरे को बहुत पसंद है। अगर ENS में एक अच्छा खासा करेक्शन आता है तो डेफिनेटली मेरे रडार पे है।
ये सारी ऑडियस है, अगेन माय फेवरेट, एक डिसेंट्रलाइज म्यूज़िक स्ट्रीमिंग वेब 3 ऐप है, जो कि अगेन टॉप प्लेयर है। रेंडर अगेन रेंडरिंग टेक्नोलॉजी है और इसका गूगल के साथ पार्टनरशिप भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको फिल्टर आउट करो। बहुत सारी चीज़ें आपको वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, बहुत सारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 4 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 5 7 जो कि बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। वो एक पॉन्ड भी, अगेन देखो पॉन्ड एक स्मॉल कैप रिस्की टोकन है, अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो इस पर भी देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा पैसा मैं इसमें भी लगाऊंगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा प्ले है। तो इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मिडिल वेयर्स हो गए, जैसे चेन लिंक है, अगेन मिडिल वेयर प्रोजेक्ट, अपना ग्राफ है, अपना अनमार्शल है, ये सब वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स हैं, मिडिल वेयर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो इनको आप देख सकते हो, जो कि हेल्प कर रहे हैं टू बिल्ड दी वेब 3 टेक्नोलॉजी, टू वेब 3 एप्स। तो इन पे आप नज़र रखो, इनमें वैल्यू आएगी। चाहे देखो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है कि आप अगर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को टारगेट करोगे, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को, तो वहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप इंफ्रा को टारगेट कर रहे हो, तो इंफ्रा क्या है, अलग अलग एप्लीकेशंस को सोल्यूशन देता है, तो इंफ्रा के फेल होने के चांसेस कम हैं इन कंपैरिजन विद दी एप्लीकेशंस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, इस पर आप रिसर्च करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जो कॉइन कह रहा हूँ वही लो, बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है ये एरिया, आप भी कुछ ढूंढ के निकाल सकते हो, तो उसको आप देखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप बहुत चल रही है, और मेरे को लग रहा है, देखो मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि एआई में भी नज़र रखो, और आने वाले बुल साइकिल एक ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसने हंगामा मचा दिया है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे फेच एआई एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और भी है। देखो मैंने इसको भी बहुत डीपली तो नहीं देखा है, एक वाइट मैंने लिया था, इसका आईबीएम की बैकिंग है, और मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे रेट से 4 गुना हुआ है आई गेस। और एक मैट्रिक्स लिया, अगेन ये सारे अभी स्पेकुलेशन फेज में, इसमें से बहुत सारे डूब भी जाएंगे। तो जहाँ भी 2-3x गेन हो, अपना सीड निकालना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये 2 एआई में छोटा छोटा एलोकेशन डाला, आई थिंक 1-1.5% के आसपास ईच। तो आप इसको देखें, एआई में भी कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है एक स्पेकुलेशन भी है, और एक आने वाले टाइम में हॉट नैरेटिव भी है। बात करते हैं लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन। जो लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन अगेन एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है। मेनली ईथर को स्केल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईथर के अंदर क्या है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, स्वैप करते हो, $5-10, अभी $2-3 लग जाता है इस मतलब बेयर मार्केट में, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं। बुल रन में मैंने खुद $50, $100, $200 एक एक ट्रांजेक्शन का दिया है। तो एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री। देखो ईथर की सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, ईथर का जो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए जितने भी ऐप्स है वो कहीं ना कहीं ड्यूरेबल हैं। लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ स्केलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर मेनली जो रोलअप्स हैं, उसमें ऑप्टिमिज्म जो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म ये 2 कंपनी है। जीके के अंदर भी एक स्टारक्वेयर है, और एक और मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ, एक और कंपनी है जो जीके का लेके जीके टेक्नोलॉजी है। मैटिक का भी अपना जीके सोल्यूशंस आ रहा है, आई थिंक हर्मेज नाम से। तो इन सब सेक्टर्स पे आप नज़र रखो, जो रोलअप्स में देखो शुरुआती टाइम में मैटिक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, जस्ट क्योंकि एक स्केलिंग सोल्यूशन था और ज़बरदस्त रिटर्न। तो मेरे को लग रहा है कि रोलअप्स के अंदर भी अभी जो जीके है, चाहे ये टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिज्म है, इनमें भी कुछ ऐसे निकलेंगे एप्लीकेशंस जो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू कैप्चर करेंगे। तो आप ऑप्टिमिज्म पे नज़र रख सकते हो। हालांकि अभी भी टोकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वेट करो, उसका वेस्टिंग देखो क्या टोकोनॉमिक्स है। आर्बिट्रम का भी आने वाला है टोकन, एयर ड्रॉप भी होगा, तो उस पर आप नज़र रखो। जीके रोलअप्स में देखो, जीके में मेरे को एक प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, जो है इम्यूटेबल एक्स। तो उस पर अपना, उसमें आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हो। एक तो देखो रोलअप में भी वो आएगा, और दूसरा गेमिंग को वो कैटर कर रहा है। तो गेमिंग के अंदर ना बड़े ज़बरदस्त उसके पार्टनरशिप्स हैं, चाहे इलीवियम हो, चाहे गेम स्टॉप हो, चाहे बड़े बड़े जो गेम्स हैं उनके साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप, और बहुत सारा एनएफटी भी मिंट हुआ है उसके चेन पे, गैसलेस एनएफटी। तो आईएमएक्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, लेकिन एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को क्विकली दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो हुआ है। ज़ीरो गैस में इतने सारे एनएफटी मिंट हुए हैं, और यहाँ पे भी ये अपना जो भी फीस है उसको स्टेकर में शेयर करते हैं। अगेन रियल यील्ड का कॉन्सेप्ट है।
और पार्टनरशिप भी ज़बरदस्त है। गॉड्स अनचेन हो या इलीवियम हो, गेम स्टॉप हो, ये सारी कंपनीज जो इस पे बिल्ड कर रही हैं। तो IMX पे मैं बुलिश हूँ, हालांकि टोकनॉमिक्स अभी भी इतना अच्छा नहीं है और कुछ अनलॉक्स आने हैं, तो इस पर आप नज़र रखो। 20 सेंट के आसपास मैं इसको लूँगा। और ऑप्टिमिज्म भी मैं रडार पे है, ऑप्टिमिज्म को देखता हूँ क्या करना है। अभी भी मेरे को काफ़ी महंगा लगता है ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म की मैं बात करूँ तो इसका जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4 बिलियन के आसपास है। इसका IMX का हम देखें तो इसका फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन 1 बिलियन से नीचे है। तो मेरे को IMX देखो, जहाँ पे मैं इन्वेस्टर हूँ, वैल्यू इन्वेस्टर, जहाँ पे मेरे को ज़्यादा मल्टीप्लायर दिखेगा वहीं पे मैं अपना पैसा डालूंगा। ऑप्टिमिज्म भी है नज़र पे, लेकिन IMX को भी आप देख सकते हो। और भी देखो प्रोजेक्ट है, ZK सिंक का भी हो सकता है टोकन आ जाए तो उसको आप देख सकते हो। तो ZK रोलअप, ऑप्टिमिज्म रोलअप पे जो जो जेम्स हैं और इस सेक्टर पे आप अपना नज़र बना के रख सकते हो। चलते हैं आगे और अब देखते हैं लेयर ज़ीरो, जो मल्टी चेन और इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ब्लॉकचेन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे कॉस्मोस है चाहे पोल्काडॉट है, तो इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका खुद का अपना चेन है, बट वो सीमलेसली आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और IBC जब से आया है कॉस्मोस का और इसका XCM जब लॉन्च हुआ है, तो एक मेरे को लग रहा है एक ब्रिजलेस सोल्यूशन जो है ये दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में इन दोनों सेक्टर, इन दोनों कॉइन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर ज़ीरो में है नहीं अभी चीज़ें, तो मेरे को लग रहा है डॉट और एटॉम पे आप नज़र रखो। ये लेयर ज़ीरो और इंटरऑपरेबिलिटी और मल्टी चेन के अंदर मेरे को लग रहा है ज़बरदस्त प्ले हो सकता है। कॉस्मोस जो है वो माइल्स अहेड है इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन एंड डेवलपमेंट। देखो पोल्काडॉट अभी कर रहा है, अच्छी बात है, बट लेकिन मेरे को लग रहा है कॉस्मोस अभी फ़िलहाल तो हम बात करें इसके इकोसिस्टम के अंदर, तो बाइनेंस का पूरा स्मार्ट चेन कॉस्मोस SDK पे है। चाहे आप लूना देख लो, कोलैप्स हो गया, 60 बिलियन का मार्केट कैप इसके ऊपर था। आकाश का जो है वो कॉस्मोस SDK पे बना हुआ चेन है। कावा है, Crypto.com है, बहुत सारी चीज़ें। तो कॉस्मोस को नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मैं अभी देखो रिसर्च कर रहा हूँ, कॉस्मोस मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, हालांकि ट्रैक बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी $4.5 के आसपास रेकमेंड किया था, आई थिंक बॉटम के आसपास, और वहाँ से 10x गया था, मैंने अनाउंसमेंट चैनल में डाला भी था। तो कॉस्मोस और डॉट में मैं हो सकता है 50-50 कर दूँ, अपना एलोकेशन डॉट का इसमें डाल दूँ। देखता हूँ, अभी थोड़ा और रिसर्च इस पर करता हूँ। बट ये जो टेक्नोलॉजी IBC और XCM की बहुत ज़बरदस्त है, और ये इंटरऑपरेबिलिटी प्ले, ये दोनों मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं। लेयर 1 ऑल्टरनेटिव्स पे भी नज़र रखना ज़रूरी है। इथेरियम के जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, हालांकि इथेरियम किंग है और किंग रहेगा, बट आपने देखा सोलाना ने कितना ज़बरदस्त वैल्यू कैप्चर किया, चाहे एवैक्स ने कितना वैल्यू कैप्चर किया, तो और भी जो लेयर वंस है उन्होंने काफ़ी। तो इस पर आपको नज़र बना के रखना है कि इथेरियम के अलावा ऐसे कौन से चेन हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ पे डेवलपर्स आ रहे हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी कम्युनिटी है, उसको आप देख सकते हो। तो नॉन EVM में अगर मैं बात करूं तो नॉन EVM में नियर बहुत अच्छा टोकन मेरे को लगता है। एल्गोरेंड पे भी आप नज़र रख सकते हो। एल्गोरेंड एक एंटरप्राइज सॉल्यूशंस बना रहा है, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्ले है एल्गोरेंड भी। हालांकि इस पे मैंने डीप स्टडी नहीं किया, बट नॉन EVMs के अंदर नियर हो गया, एल्गोरेंड हो गया, ये बहुत अच्छे मेरे को लगते हैं। इवन सोलाना का फिर से मेरे को रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है सोलाना के इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन सोलाना ने जो एडॉप्शन दिखाया क्विकली, मतलब एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, हालांकि देखो बैक्ड बाई फ्रॉड था, जो SBF है, सैम बैंकमैन फ्रॉड मैं बोलता हूँ, और उसके पास बहुत ज़्यादा टोकन्स हैं सोलाना के, तो एक खतरा तो इस पर है ही। लेकिन इस पर ना हम एक रिस्की बेट ले सकते हैं। अगर ये $2-4 पे आता है तो छोटा मोटा पैसा, 1-आधा% मैं सोच रहा हूँ सोलाना में डालेंगे। सोलाना है, नियर है, एल्गोरेंड है, ये सब नॉन EVM एक बहुत अच्छे सोल्यूशंस हैं। अगर मैं EVM सोल्यूशंस की बात करूँ तो मल्टी चेन के अंदर मेरे को GLMR बहुत ज़बरदस्त प्ले लगता है आज भी। GLMR जो है एक मल्टी चेन प्ले हो सकता है, डॉट प्ले हो सकता है, डॉट से ज़्यादा इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मून बीम पे आप नज़र बना के रखो, EVM बेस्ड पे। फैंटम भी है EVM बेस्ड में, कुछ मैं बता रहा हूँ जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे डेवलपर एक्टिविटी है, जहाँ पे काम चल रहा है, तो फैंटम भी ठीक लगता है मेरे को। मेरा एक पुराना फेवरेट टोकन है फैंटम। मेरे रेट से 350x गया था, मैंने जहाँ पे बाई किया था वहाँ से 3x गया, और फिर मेरे रेट से 90% नीचे आया था कोविड क्रैश में, और जहाँ से क्रैश हुआ वहाँ से 3500 टाइम्स गया था फैंटम, अलग ही लेवल का रिटर्न दे के गया था। और फैंटम अब देखो कोविड क्रैश में मैंने भी सेल कर दिया था, तो चीज़ें होती है, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस।
बट हाँ फैंटम अच्छा लगता है। एवैक्स पे दोबारा देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, लेकिन एवैक्स भी अगर मैं बात करें एवेलांच, वो ईवीएम बेस्ड चेन में ये दो चार चेन्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। मूनबीम मेरा टॉप पिक रहेगा, मेरा फेवरेट है। एवेलांच है और फैंटम है, ये दो तीन टोकन है। नॉन ईवीएम में नियर है, एल्गोरेंड है, सोलाना है। तो आप ये लेयर वन ऑल्टरनेटिव आप देख सकते हो। NFT मेटावर्स गेमिंग में देखो मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मेरे को ना इसमें सबसे ज़्यादा स्कैम इस वाले सेक्टर में होता है। NFT में बहुत ज़्यादा स्कैम है, गेमिंग कॉइन्स में बहुत ज़्यादा स्कैम है। तो इसमें ना आपको बड़ा संभल के चलना है जब आप इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर को जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो या रिसर्च करते हो, तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो मैंने NFT मार्केट प्लेस के अंदर देखो ओपन सी बहुत अच्छा है, ओपन सी का टोकन नहीं है। लुक्स रेयर मेरे को अच्छा लगता है, तो लुक्स रेयर में थोड़ा सा मैंने पैसा डाला है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं IMX के थ्रू इस वाले कैटेगरी को प्ले करना चाहता हूँ। IMX जो है वो लेयर 2 में भी आ जाएगा और गेमिंग का भी आ जाएगा। तो एक तो लुक्स है और एक गेमिंग में देख रहा हूँ कोई इंडिविजुअल गेम मैं एक आधा देख रहा हूँ। इलीवियम मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और टीवी के एक टेरा वर्चुआ जो है वो मेटावर्स है, वो भी काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट। तो इल्यूवियम टीवी के, इलीवियम और ILV टीवी के, और एक और था हाँ स्टार एटलस। अगेन ये अल्ट्रा हाई रिस्क की है, सोलाना पे है। तो ये दो तीन गेम्स और मेटावर्स अच्छे लगते हैं। और IMX से तीन चार टोकन है जिस पे मेरी नज़र है, और IMX मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है और इन सब में भी नहीं किया। टीवी के में थोड़ा सा मैंने पैसा डाला है। तो ये आप सेक्टर को देख सकते हो आने वाले टाइम में। और यहाँ पे हाँ ये Web3 के अंदर एक डीसो है जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, डिसेंट्रलाइज सोशल। ये एक Web3 ऐप क्या, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो मेरे को हनी हाइव मैपर अभी टोकन आया है आई गेस, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें मेरे को 80% का डाउनसाइड चाहिए। और भी है टोकन, देखो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है चीज़ों को। आप मेरे को लगातार जब फॉलो करोगे ट्विटर टेलीग्राम पे, तो चीज़ों को मैं बताते रहता हूँ, जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो आखिरी कैटेगरी है वो एक ज़बरदस्त कैटेगरी है, वो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन सोल्यूशंस। जो स्टेबल कॉइन का मार्केट है, ये मार्केट आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन का होगा। आज के रेट में 138 बिलियन का जो है वो टोटल ये इंडस्ट्री है। UST का जब कोलैप्स हुआ, जो कि एक एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन है, उसके बाद बहुत उथल पुथल हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है USDT के ऊपर, USDC के भी ऊपर आता है, इवन BUSD के भी ऊपर आता है। मैंने भी ट्वीट किया था BUSD अगेन, जो पैक्सफुल है जो कंपनी, उस वो कहीं ना कहीं BUSD कंप्लायंट है पैक्सफुल के थ्रू। और पैक्सफुल जो आई थिंक न्यूयॉर्क बेस्ड है। अगेन इस पर भी कुछ केस वेस हुआ था पीछे। USDC का मैंने आपको बताया था कि सिल्वर गेट जो बैंक है, क्रिप्टो का सबसे बड़ा बैंक है, उसका बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ये FTX वाले स्कैम में गया है। और USDC का जो पैसा है, जो डॉलर है, वो ज़्यादातर सिल्वर गेट बैंक में है। USDT का अपना एक अलग ही फंड है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है और प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। अगर आप सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन की बात करते हो तो रिस्क तो हमेशा है। और डिसेंट्रलाइज में एल्गोरिदमिक कॉइन में सारे फेल हो गए। UST और उसके पहले ये सब सेन्योर जो आए थे, DSD ESD, पता नहीं कितने कितने सारे फेल हो गए। तो यहाँ पे अगर कोई एक लेजिटिमेट सोल्यूशन अगर बिल्ड करता है, देखो डाई है अभी एक अच्छा डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन है, बट अगेन ये जो बैक्ड है वो 60% बैक्ड है USDC से। अगेन वो सेंट्रलाइज कॉइन है। तो अगर यहाँ पे कोई एक अच्छा सोल्यूशन आता है तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर कर सकता है। आपने देखा था UST ने कितना वैल्यू कैप्चर किया था, आई थिंक 20-30 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया था। तो अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे एक गैप बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी अच्छे प्लेयर्स नहीं है। 2-3 प्लेयर्स हैं, देखो डाई तो है ही, डाई को मैं अलग रखता हूँ। एक फ्रैक्स है, अगेन ये रिस्की बास्केट है, मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि देखो इस पर रेगुलेशन का भी डर है। देखो सबसे पहले अगर रेगुलेटर शिकार बनाएंगे तो स्टेबल कॉइन, तो सेंसरशिप रेजिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन, फ्रैक्स जो है इसका एक स्टेबल कॉइन है, आई थिंक फ्रैक्स डॉलर, ये वाला। अभी तक इसने काफ़ी अच्छा सर्वाइव किया है। मतलब ये जितना भी उथल पुथल हुआ मार्केट में, इतने मतलब ऊपर नीचे चीज़ें हुई, लेकिन ये स्टेबल रहा है। तो एक फ्रैक्स है जो अभी तक मतलब सर्वाइव कर रहा है। एक और टोकन है राई। ये विटालिक बुटरिन का फेवरेट टोकन है। ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर क्या है, ये $1 पे स्टेबल नहीं रहता, इसका अलग मैकेनिज्म है।
ये एक टोकन है, इसके इसका जो गवर्नेंस टोकन है FLX। अगर देखो ये वाला स्टेबल रहेगा मतलब एक रेंज में, और बट यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो FLX है, जो कि इसका गवर्नेंस टोकन है। अगेन इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, $37,000 का है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये डूब भी सकता है। बाकी अभी अगर मैं बात करूँ राई की तो 30 मिलियन 27 मिलियन का TVL है। और फ्रैक्स में अगर आपको करना है तो FXS जो है फ्रैक्स शेयर, वो उसका इन्वेस्टमेंट टोकन है, क्योंकि दूसरा वाला जो है स्टेबल डॉलर है, ये वाला जो $4 पे। तीसरा है अपना एम्पल, जो कि अगेन एक स्टेबल कॉइन स्पॉट इसने लॉन्च किया। तो अभी ये सारे सोल्यूशंस हैं, देखो ये एम्पल है, फ्रैक्स है और FLX है राई। ये 2-3 मेरे को जो सोल्यूशंस लग रहे हैं ये वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और ये देखो हार्ड कॉल है, कहना मुश्किल है कि कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा, या सारे डूब जाएंगे सारे चल जाएंगे। बट आपको एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सेक्टर पे आप डेफिनेटली नज़र रखो, यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है, और ये सेक्टर जो है वो $1 ट्रिलियन का होगा, अभी भी 138 बिलियन का है। तो डेफिनेटली आप अगर डिसेंट्रलाइज स्टेबल सोल्यूशंस की बात करूँ तो फ्रैक्स है, अपना राई है, और एम्पल का अपना एम्पल स्पॉट है, एम्पल स्पॉट, और राई FLX इसका इन्वेस्टमेंट टोकन रहेगा, फ्रैक्स डॉलर और फ्रैक्स शेयर। तो ये सारे सोल्यूशंस हैं। डाई है अपना, डाई ऑलरेडी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट होप आप लोगों को बहुत कुछ इसमें जानकारी मिली होगी, और आप लोग डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाओगे, रिसर्च करोगे, और आपको एक इंडस्ट्री की समझ हुई कि इंडस्ट्री में क्या क्या रियल हो रहा है, क्या क्या फेक है। तो इस पर नज़र रखो और देखो, ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। ये इंडस्ट्री इज़ बैक्ड बाय रियल टेक, रियल सोल्यूशंस, जैसे इंटरनेट था। तो मैं भाई बिलीव करता हूँ, और मेरे को लग रहा है अगले 5 साल 7 साल 10 साल में ये इंडस्ट्री मेच्योर हो जाएगी। 5 7 साल 10 साल में फिर रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर लाइफ को चेंज करना है तो दिस इज़ योर टाइम। मैं तो यही बोलूँगा, बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, क्योंकि लॉस होता है तो सारे क्वेश्चन करते हैं, ब्लेम बहुत डालते हैं, प्रॉफिट होता है तो बहुत कम लोग बोलते हैं। देखो मैं जेन्युइन जो टोकन्स है जिसमें कुछ इनोवेशन है उसको मैं रिसर्च करता हूँ, और मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बताता हूँ। कई बार देखो जेन्युइन टोकन फेल हो जाते हैं, इनोवेटिव टोकन फेल हो जाते हैं, और मीम टोकन चल जाते हैं। तो देखो लेकिन ओवर द टाइम लॉन्ग रन में जो अच्छी चीज़ें होती है वही सर्वाइव करती है, वही ड्यूरेबल बनती है। तो देखो बेयर मार्केट में आप कुछ भी करो, कितना भी अच्छा टोकन लेके आओ तो मुश्किल तो होता ही है, और बुल रन में कितना भी घटिया टोकन ले आओ वो चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है, और आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।